नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट और करंट डेवलपमेंट की, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि CETA, और साथ ही इंडिया यूके विजन 2035 स्ट्रेटेजिक रोड मैप की। ये दोनों स्टेप सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, हेल्थ और एजुकेशन तक एक्सटेंड करते हैं। इंडिया और यूके ने हाल ही में CETA साइन किया, जो दोनों देशों के बीच टैरिफ बैरियर हटाने और ट्रेड को एक्सटेंड करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही दोनों ने इंडिया यूके विजन 2035 को अडॉप्ट किया, जो अगले 10 सालों के लिए कोऑपरेशन को गाइड करेगा। डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप भी अपनाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं CETA के ट्रेड एग्रीमेंट की, जहां टैरिफ और सर्विसेज दोनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इस एग्रीमेंट के तहत लगभग 99% टैरिफ लाइंस एलिमिनेट हो जाएंगी, यानी इंडिया यूके ट्रेड बास्केट का लगभग पूरा हिस्सा अब ओपन हो जाएगा। इंडिया ने अपनी तरफ से 89.5% टैरिफ लाइन खोली है, जो यूके एक्सपोर्ट का करीब 91% कवर करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया ने अपने कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि डेयरी, सीरियल्स, मिलेट्स, गोल्ड, ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड्स को सेफगार्ड भी किया है, ताकि इन सेक्टर्स को किसी तरह का नुकसान न हो। इसके अलावा एक बायलैटरल सेफगार्ड मैकेनिज्म भी रखा गया है, ताकि अचानक इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाए और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचे तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके। अगर सर्विसेज की बात करें तो यहाँ भी इंडिया को बड़ा फायदा मिलेगा। इंडियन IT, फाइनेंस, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर को यूके मार्केट में ज्यादा एक्सेस मिलेगा। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, जिसे कहते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट यानी कि MRA। इसके तहत एक साल के अंदर दोनों कंट्रीज कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे नर्सिंग, अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर को रिकॉग्नाइज करेंगी, जिससे प्रोफेशनल्स के लिए बैरियर्स कम हो जाएंगे। यूके ने भी इंडियन प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स के लिए टेम्पररी एंट्री अलाउ किया है। इसका मतलब ये है कि इंडियन बिजनेस विजिटर्स, सर्विस सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स को 90 दिन से लेकर 3 साल तक स्टे करने की परमिशन मिलेगी। इसके साथ ही एक और बड़ा बेनिफिट है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी कि DCC। इसके तहत इंडियन वर्कर्स और उनके एम्प्लॉयर्स को यूके में काम करते समय अप टू 3 इयर्स सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से एक्सेम्पशन मिलेगा। और लास्ट में रूल ऑफ ओरिजिन को सिंप्लीफाई किया गया है। अब एक्सपोर्टर्स खुद प्रोडक्ट का ओरिजिन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इतना ही नहीं, स्मॉल कंसाइनमेंट जिनकी वैल्यू 1000 यूरो से कम है, उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होगा। और प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स का ओरिजिन भी इंडिया की सप्लाई चेन जैसे टेक्सटाइल, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस फूड के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। कुल मिलाकर ये एग्रीमेंट सिर्फ टैरिफ रिड्यूस करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्विस, प्रोफेशनल मोबिलिटी और ट्रेड फैसिलिटीज को भी एक नया आयाम देगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया यूके विजन 2035 की, जो दोनों देशों की पार्टनरशिप के लिए अगले 10 साल का रोड मैप है। इसमें 6 बड़े स्ट्रेटेजिक पिलर्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है ग्रोथ एंड ट्रेड। इस पिलर का फोकस है बायलैटरल ट्रेड को मजबूत करना, एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को कंक्लूड करना, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना और दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फोस्टर करना। यानी भारत और यूके मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड रिलेशनशिप को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। दूसरा पिलर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस क्षेत्र में दोनों देश इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उसके अलावा नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी यानी कि 5G और 6G और क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया यूके मिलकर एक हाई टेक इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएंगे। और तीसरा पिलर है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इसके तहत 10 ईयर डिफेंस रोड मैप बनाया गया है। इसमें एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को को डेवलप करने पर जोर है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना, साइबर थ्रेट्स को मिटिगेट करना और रेगुलर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना भी शामिल है। चौथा पिलर है क्लाइमेट एंड एनर्जी। यहाँ दोनों देश क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज करेंगे, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सेलरेट करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे और सस्टेनेबल ट्रांस और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर काम करेंगे। यानी एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन दोनों ही इस पिलर के कोर हैं। पांचवा पिलर है एजुकेशन एंड स्किल्स। इसके तहत यूके की यूनिवर्सिटीज अब इंडिया में कैंपस खोलेंगी, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम चलाएंगी, एक ग्रीन स्किल पार्टनरशिप बनेगा और यूथ एक्सचेंज व कल्चरल प्रोफेशनल टाइज को प्रमोट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों देशों में नई अपॉर्चुनिटीज पाएंगे। और आखिरी पिलर है पीपल टू पीपल टाइज। इसमें डायस्पोरा लिंक्स को मजबूत करना, इनोवेशन हब्स को सपोर्ट करना और प्रोफेशनल मोबिलिटी को बढ़ाना शामिल है। ध्यान दीजिए, यूके में इंडियन डायस्पोरा की संख्या बहुत बड़ी है और इसको दोनों देशों की ताकत माना जाता है। तो दोस्तों, विजन 2035 सिर्फ ट्रेड या डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल लिंक्स सभी डायमेंशन को कवर करता है। ये रोड मैप इंडिया यूके रिलेशन को अगले डिकेड में नई ऊंचाई तक लेके जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA के महत्व पर, खासकर इंडिया के लिए। सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करें। इस एग्रीमेंट से इंडिया के की सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी और मशीनरी में करीब 20 से 40% तक ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। यानी हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ जैसे तिरुपुर के टेक्सटाइल हब्स या सूरत बारूद के केमिकल क्लस्टर को एक बड़ा ग्लोबल पुश मिलेगा। दूसरा बड़ा फायदा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स का प्रोटेक्शन। अब हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स जैसे गोवा की फैनी, केरला का टोडी और महाराष्ट्र का नासिक वाइन, इनको इंटरनेशनल लेवल पर GI प्रोटेक्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि इन प्रोडक्ट्स की पहचान और ऑथेंटिसिटी ग्लोबली सिक्योर होगी और इंडियन फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को अनप्रेसिडेंट एक्सेस मिलेगा। यूके का 37.5 बिलियन का एग्रीकल्चर इंपोर्ट मार्केट अब इंडियन प्रोड्यूसर के लिए खुल जाएगा। इस डील के तहत 95% एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स ड्यूटी फ्री यूके मार्केट में पहुंच जाएंगे। इसका सीधा फायदा हमारे किसानों और एक्सपोर्टर्स को होगा। और इसका चौथा महत्व है वर्कर्स का राइट्स। CETA में साफ प्रोविजंस है कि लेबर राइट्स को अपहोल्ड किया जाएगा, खासकर वुमेन वर्कर्स के लिए। इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वलिटी के प्रोविजंस हैं, जिससे उनके लिए एक सेफर और फेयर वर्क एनवायरनमेंट सुनिश्चित होगा। और अंत में ये एग्रीमेंट इंडिया के MSME हब्स को भी बड़ा बूस्ट देगा। त्रिपुर जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर, कोलकाता के लेदर यूनिट्स और सूरत बारूद के केमिकल हब्स को इंटरनेशनल डिमांड्स और एक्सपोर्ट मार्केट में नया एक्सपोजर मिलेगा। तो कुल मिलाकर CETA इंडिया के लिए सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, MSME, वर्कर्स राइट और GI प्रोडक्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। अब बात करते हैं इंडिया और यूके के ब्रॉडर रिलेशन की, जो केवल ट्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि इकोनॉमी, डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ जैसे कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें। अभी दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड करीब $56 बिलियन USD है और टारगेट रखा गया है कि इसे 2030 तक डबल किया जाए। यूके इंडिया का 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है, जिसने सितंबर 2024 तक लगभग $35 बिलियन USD का क्यूमुलेटिव FDI किया। यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑलरेडी काफी डीप है और इसे और एक्सपेंड करने का प्लान है। जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अलाइन करती हैं, चाहे वो UN हो, UNSC, G20, कॉमनवेल्थ या इंडो पैसिफिक फोरम हो। दोनों एक्टिवली कोऑपरेट करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूके ओपनली सपोर्ट करता है कि इंडिया की यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बिड को। ये इंडिया के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। डिफेंस कोऑपरेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोनों देशों के बीच रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि कोंकण नेवल एक्सरसाइज, कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज और अजया वॉरियर आर्म एक्सरसाइज। ये डिफेंस टाइज को प्रैक्टिकल और फील्ड लेवल के ऊपर मजबूत करते हैं। अब डायस्पोरा की बात करें। यूके में करीब 1.86 मिलियन इंडियंस रहते हैं और ये डेटा मैं आपको 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये डायस्पोरा एक बहुत बड़ा कल्चरल और इकोनॉमिक ब्रिज बनाता है दोनों देशों के बीच में। एजुकेशन भी इंडिया यूके रिलेशनशिप का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। आज लगभग 1,70,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूके में स्टडी करते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुड़गांव में अपना कैंपस खोला है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इंडिया में खुलने वाला पहला यूके की यूनिवर्सिटी कैंपस है। हेल्थ केयर कोऑपरेशन भी काफ़ी रिमार्केबल रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दोनों देशों ने मिलकर काम किया है, जैसे एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ज्वाइंट वैक्सीन कोलैबोरेशन। इसके अलावा दोनों ने एक हेल्थ केयर वर्कफोर्स एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें नर्सिस और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पर फोकस किया गया है। तो कुल मिलाकर इंडिया यूके ब्रॉडर रिलेशनशिप बहुत मल्टी डायमेंशनल है। इकोनॉमी से लेकर जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस से लेकर डायस्पोरा, एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक। और यही वजह है कि सिएटा जैसा एग्रीमेंट इन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों अब तक हमने देखा कि इंडिया और यूके के रिलेशन कितने मजबूत हैं और मल्टी डायमेंशनल हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सब कुछ स्मूथ है। इस पार्टनरशिप में कुछ सीरियस कंसर्न भी हैं जो बार बार फ्रिक्शन पैदा करते हैं। सबसे पहला है फॉरेन पॉलिसी डिफरेंसेस। रशिया यूक्रेन वार पर दोनों देशों की पोजीशन अलग है। इंडिया ने बैलेंस और न्यूट्रल अप्रोच अपनाई है, जबकि यूके ने ओपनली यूक्रेन को सपोर्ट किया है। ये डिफरेंसेस कई ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर दोनों के बीच सबटेल टेंशन क्रिएट करते हैं। दूसरा इशू है यूके की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अक्सर यूके पार्लियामेंट या
या कुछ पॉलिटिकल ग्रुप कश्मीर इशू पर डिबेट करते हैं या इंडिया के इंटरनल मैटर्स पर स्टेटमेंट देते हैं। ये बातें इंडिया को काफी डिस्टर्ब करती हैं क्योंकि इन्हें सोवरेनिटी और इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस के रूप में देखा जाता है। तीसरा इशू है खालिस्तान सेपरेटिज्म। ये एक बड़ा कंसर्न है। यूके में कुछ प्रो खालिस्तान ग्रुप एक्टिव हैं जो इंडिया की यूनिटी एंड सोवरेनिटी के लिए खतरा माने जाते हैं। इनकी एक्टिविटी इंडिया यूके रिलेशन के अंदर लगातार फ्रिक्शन पैदा करती है। और चौथा कंसर्न है एक्स्ट्राडिशन इशू। इंडिया और यूके के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है, लेकिन लीगल डिलेज और लूप होल्स की वजह से कई हाई प्रोफाइल फुगटिव यूके में पेंडिंग है। एग्जांपल के तौर पर विजय माल्या केस अब तक अनरिजोल्व है। ऐसे केस बायलैटरल ट्रस्ट को और भी ज्यादा वीक करते हैं। तो दोस्तों, ये वो चैलेंजेस हैं जो इंडिया यूके रिलेशनशिप को पूरी तरह स्मूथ बनने से रोकते हैं। और यही वजह है कि दोनों देशों को सिर्फ कोऑपरेशन पर ही नहीं बल्कि इन कंसर्न को एड्रेस करने पर भी एक्टिवली काम करना होगा। दोस्तों, ये पार्टनरशिप हमें सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रखती बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट एक्शन और एजुकेशन जैसे सेक्टर में भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यूके की बात करें तो वो एक P5 G7 5 पावर है, जबकि इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। ऐसे में दोनों देश मिलकर ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर ये रोड मैप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होता है तो ये पार्टनरशिप वास्तव में नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। लेकिन इसके साथ एक बात और याद रखनी जरूरी है, ट्रस्ट डेफिसिट, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और सोवरेनिटी कंसर्न को दोनों देशों को मैच्योर डायलॉग और डिप्लोमेसी से एड्रेस करना होगा। अगर ऐसा किया गया तो ये रिलेशन और मजबूत होगा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।